हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी एचटेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आपके लिए कुछ PYQs लेके आई हूँ। एचटेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो पेपर 2018 में आया था ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। pKa दिया हुआ है एसिटिक एसिड का और pKb दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो सोल्ट बना है अमोनियम एसीटेट, आपको उसकी pH कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb। ठीक है, आप इसमें वैल्यू को इंसर्ट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर क्या आता है 7.005। यहाँ से आंसर आ जाता है। कैलकुलेट करना आप और कमेंट सेक्शन में आंसर करना ज़रूर इसका। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है वहाँ पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है NaCl की, HCl की और सोडियम एसीटेट की। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है किसकी, एसिटिक एसिड की। ठीक है, तो देखिए जो ये AC लगाया हुआ है ये किसके लिए लगाया हुआ है, ये एसीटेट आयन के लिए लगाया हुआ है। ओके, एसीटेट आयन के लिए ये लगाया हुआ है। अब जो चीज़ें आपको गिवन है, आपको NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है, HCl का गिवन है और सोडियम एसीटेट का गिवन है। ओके, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। और आपको जो कैलकुलेट करना है वो HAC है, एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोलार्श लॉ से है, 12th केमिस्ट्री से। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, जिसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको चाहिए, इसका चाहिए ना HAC, तो यहाँ पे एक आयन आपके पास है H पॉजिटिव और एक है AC नेगेटिव। तो आप ये बताओ H आपको कहाँ से मिलेगा, H कहाँ से मिलेगा, HCl से, और AC कहाँ से मिलेगा, सोडियम एसीटेट से। तो आप एक इक्वेशन बना लें, आप उसमें क्या करें, HCl प्लस सोडियम एसीटेट, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दें और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता है। समझ पाए हैं आप इस बात को, क्या बोला है मैंने। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनानी होती है, आपको तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाटा गिवन है और जो कैलकुलेट करवा रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोलार्श लॉ आपको ये बताता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होता है, वो आयोनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का सम होता है। जैसे मैंने AB एक सोल्ट ले लिया तो इसमें एक आयन आपका A पॉजिटिव है और एक आयन आपका कौन सा है, B नेगेटिव है। अगर आप इनकी आयोनिक कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपके पास आ जाता है। तो उसी वे में आपने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई और इसको कैलकुलेट कर लिया। इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन 3 इसका आंसर आता है। आगे देखिए, आगे आपके पास इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में आपको लगाना है इनको। तो ये देखो, इनको ना ऑप्शन से देखा करें आप। यहाँ पे लास्ट में मैग्नीशियम दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे मैग्नीशियम का है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में सोडियम का लिखा हुआ है, थर्ड में सिलिकॉन लिखा हुआ है और फोर्थ में बेरिलियम लिखा हुआ है। तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। आप देखो जो सोडियम है ना, सोडियम ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। ठीक है, जबकि जो आपका मैग्नीशियम है वो ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ज़्यादा लेफ़्ट में जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखाया गया है वही आपका आंसर होगा। मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ D6 आयन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू √ऑफ N इंटू N+2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। N क्या होता है, यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ
n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। लेकिन क्या अनपेयर्ड बचेगा यहाँ पे? कैसा लिगेंड लगाया हुआ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया हुआ है, फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी हाई है। तो जो ये 6 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आप देख रहे हो, इनकी तो पेयरिंग हो जाएगी 2, ये 4 और ये 6। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, नहीं बचा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95। क्या दिया हुआ है आपको? ये इक्वेशन दी गई है, काइनेटिक्स से है, ये 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ से ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया है कि P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में? P क्या है? तो P एक स्टीरिक फैक्टर होता है। P क्या होता है? स्टीरिक फैक्टर होता है। Z क्या होता है? Z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ आई बात? तो ये चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो E A सिंबल जो आपको दिया हुआ है वो किसका है? एक्टिवेशन एनर्जी का है। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, सेकेंड ऑप्शन इसका आता है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे एंड लेट्स सी अगेन। देखिए क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज Kc। एक रिएक्शन आपको मिली, क्या है? H2+I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2HI में कन्वर्ट हो रहा है। और कहता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? Kc है। ओके, अब कहता है कि अगर इसी सेम इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, आप इस इक्वेशन को देखना है यहाँ पे, है ना, इसने क्या कर दिया है? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। तो जब इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया गया, H2/2 आ जाएगा प्लस, और क्या होगा? I2/2 आ जाएगा। और जो ये आपका HI था, ओरिजिनल इक्वेशन में था 2HI, जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब उसने कहा है कि अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो जब आप किसी भी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन आपने ली है और उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो जो ओरिजिनल Kc था, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था फर्स्ट वाली रिएक्शन का, नया वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो ये वाला बनेगा। यहाँ से कई सारी एप्लीकेशन आती हैं एक्चुअली। इसने तो इस इक्वेशन को डिवाइड किया है, तो जब आप डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड किया है तो स्क्वायर रूट कर दो, अगर 3 से डिवाइड किया है तो क्यूब रूट कर दो। ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार ये कह देता है कि इक्वेशन को इन्वर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दे तो तब क्या करते हैं कि जो आपका नया Kc होगा वो पहले वाले Kc से क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है, 1/Kc आ जाता है। ये आपका चैप्टर इक्विलिब्रियम है, इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे क्या किया है? देखिए इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा वो मेटल है या कौन सा वो सोल है जो काला आजार डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। तो वो होता है आपके पास एंटीमनी। कोलाइडियल एंटीमनी जो है वो काला आजार को ट्रीट करने के काम आता है। जबकि जो ये अर्गीरोल है ये आई ड्रॉप्स में पाया जाता है। कोलाइडल गोल्ड जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप सबको पता है एंटा एसिड है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक? जिंक का कार्बोनेट ओर आपको बताना है। देखो आगे दिया है जिंक ब्लेंड, जो क्या होता है? ZnS होता है। फिर दिया है कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, यही तो होता है कैलामाइन। तो बस उसने यही पूछा था, कार्बोनेट और पूछा था। एक जिंसाइट दिया हुआ है, एक शेफलराइट दिया हुआ है। जो जिंसाइट है तो जिंक का ऑक्साइड होता है और इसमें मैंगनीज का ऑक्साइड भी इसके अंदर मिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपका जिंसाइट होता है। शेफलराइट के अंदर क्या रहता है? आई थिंक जिंक और ये आयरन का सल्फाइड होता है, शेफलराइट जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 अगेन काइनेटिक्स से है। T12 of a reaction is doubled as the initial concentration of reactant is doubled. What is the order of reaction? तो देखो पहले तो आपको एक T12 का एक रिलेशनशिप आना चाहिए।
जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी पावर कर दें 1 - n। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते रहनी है। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो तब देखो क्या रिलेशन बनता है, n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो तब देखो क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, ये वाली चीज़ करके आप इसमें देख लेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो अब अगर आप टी हाफ को बढ़ाएंगे, अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो टी हाफ भी वहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपको दिया गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो देखो जो ये थर्ड शेल है आपकी, इसमें होता है 3s, एक होता है 3p, एक होता है 3d, यही होता है। s के पास 1 ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल काउंट करो, 5 और ये 3 और एक ऊपर कितना हो गया, 1। तो ये कितना बन गया है हमारा, 9 ऑर्बिटल्स बन गए हैं। इन्होंने यही पूछा था कि अगर n की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, तो आप बताएंगे 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। उसके बाद आता है डबल बॉन्ड इन C2। देखो जो ये वाली जो स्पीशीज़ है C2, इसको अगर आपने पढ़ाई हुआ है तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज बच्चे क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, लेकिन अगर आपने C2 को पढ़ा हुआ है ना तो आपको पता होगा कि इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। C2 के अंदर ये MOT में जब आप इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि इसके दोनों ही बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 102, जहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑर्डर देना है 2s की एनर्जी का। अब देखो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, यही दे रखे हैं, पोटाशियम तक हमें दिया हुआ है। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो जो ये एनर्जी होती है 2s ऑर्बिटल की, ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑर्डर एनर्जी का, तो इट मीन सबसे छोटा साइज यहाँ पे किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। उसके बाद क्या सोडियम आना चाहिए कि लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आगे देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, कहाँ पूछा गया, अमाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन पता चल रहा है सेकेंडरी अमाइन है, ये फॉर्मूला है डाई मिथाइल अमाइन का। देन है ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन क्या है, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 3 और ये नाइट्रोजन, तो ये आपका टर्शरी अमाइन है। उसके बाद आपको दिया गया है अमोनिया और एक आपको दिया गया है एनिलीन। ओके, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा। देखो एनिलीन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है बेंजीन रिंग के साथ, जिसकी वजह से वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। एक्चुअली आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइन आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। जो सेकेंडरी अमाइन होती है ये ज़्यादा बेसिक होती है और 2 फैक्टर्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें आपका प्लस आई भी आ गया और इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गया। ओके, दोनों ये फैक्टर एक्वस मीडियम में और गैसियस फेज में जब हम निकालते हैं तो दोनों से जो सपोर्ट किया जाता है वो आपका सेकेंडरी अमाइन होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात हो रही है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है। ओके, ये कहता है कि वो एनर्जी जो आपको चाहिए 2 एटम को सेपरेट करने के लिए, एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दी एटम्स 1 मोल ऑफ एटम, एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। अब आप ये बताइए
यहाँ पे जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है उसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, वहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना ज़्यादा किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ एक एलिमेंट है ना जो जिंक, ये क्या होता है, ये फुल्ली फिल्ड होता है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होगा और इसी की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105। क्या दिया हुआ है, कीमीजोप्शन से क्वेश्चन दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री से, और इसके बारे में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। क्या कीमीजोप्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल होता है। कीमीजोप्शन क्या हुआ करता है, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड जहाँ पे बनते हैं उसको कीमीजोप्शन कहते हैं। तो हाईली स्पेसिफिक है, डेफिनेटली स्पेसिफिक है। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमोलिक्यूलर लेयर, क्या मल्टीमोलिक्यूलर लेयर बनाता है, या फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये तो करेक्ट है। इरिवर्सिबल है, ये भी करेक्ट है। ये मल्टीमोलिक्यूलर लेयर नहीं बनाता है, यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनती है, आपने इसको पढ़ा होगा जरूर, ठीक है, कि जो कीमीजोप्शन है वहाँ यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी हो गई, ये सेकेंड हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106। विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। देखो ये है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कापा इंटू 1000, ठीक है, और अपॉन क्या होता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब आप वॉल्यूम इंक्रीज, जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो दोबारा से लिखती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, ये मोलर कंडक्टिविटी है, कापा इंटू वॉल्यूम लिख लो यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आपका ये मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम बढ़ने से, क्योंकि माइग्रेशन ऑफ आयन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है, अच्छा तो इसका ऑप्शन क्या रहा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद आता है 107 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डेल जी नोट और ई नोट सेल के अंदर क्या रिलेशन है, करेक्ट वो आपको चूज़ करना है। तो देखो डेल जी नोट में एक तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हैं -NF E नोट, ठीक है, एक तो ये है जो यहाँ दिया भी हुआ और इसका आंसर भी यही है। एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, डेल जी नोट इज इक्वल टू -RT/LN/KC, ठीक है, -RT/LN/KC, -RT/LN/KC, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो देखो कन्फ्यूज़न जो बनेगा ना आपको इसके साथ बनेगा, सेकंड ऑप्शन के साथ। यहाँ पे केसी दे ही नहीं रखा है, ई नोट सेल दे रखा है, तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर एचटेट से। आपको अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं इसी वाले पेपर के वो लेके आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।